पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने किस प्रकार से फॉर्मूला लिखना है ये हम लोग जान चुके हैं अपने बोर्ड पर। यानी कि आज हम लोग सीखेंगे, हालांकि सीखेंगे नहीं बल्कि आज हम लोग कुछ अलग बातों को जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर में और क्या क्या है। ठीक है, देखिए जो पहले 2 क्लासों में आप लोगों ने बोर्ड पर फॉर्मूला लिखना सीखा है, इसका इस्तेमाल हम लोग बैलेंसिंग में करेंगे। ठीक है, यानी कि बैलेंसिंग जब हम लोग सीखेंगे तो उसका इस्तेमाल आएगा। तो लेकिन उससे पहले हम लोगों के पास कुछ थ्योरी वाले पार्ट हैं जो कि केवल और केवल पढ़ के आपको सुनना है और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरत जब जब पड़ेगा तब तक हम लोग आके बोर्ड पर भी समझेंगे चीज़ों को, और जो कि केवल सुन के काम चल सकता है, समझ में आ सकता है, उसको हम लोग अपने स्क्रीन पे ख़त्म कर लेंगे। इससे होगा ये कि आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ऑनलाइन वाले बच्चों को नोट्स भी मिल जाएगा, प्लस और चैप्टर भी हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर को। अभी तक हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर नहीं आए थे, अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सब बेसिक चीज़ था। ठीक है, तो आज हम लोग कह सकते हैं कि आज से हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक के ऊपर आ रहे हैं। तो चैप्टर का नाम जैसा को मालूम है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस था। चलिए अब इस सारे बातों को हम लोग एक एक करके जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखिए केमिस्ट्री की दुनिया में ना 2 प्रकार का चेंज बताया जाता है। पहला है हमारा फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फिजिकल चेंज का डेफिनेशन लिखा हुआ है, फिजिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच नो न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड। मतलब ये फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी नया सबस्टेंस बनता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। फिजिकल चेंजेस आर टेम्प्रोरी चेंजेस, यानी कि फिजिकल चेंज जो है वो टेम्प्रोरी है, वो परमानेंट नहीं है। मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी बदलाव आएंगे उस बदलाव को आप दोबारा रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज कैसे होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब कि उसको बार बार आप रिवर्स कर सकते हो और बार बार उसको आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर बॉइलिंग वाटर, यानी कि यदि आपका बेसिकली आपके पास मान लीजिए कि पानी है, उस पानी को आप बॉयल करो तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। फिर उसी गैस को आप ठंडा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, दोबारा पानी बन जाएगा, है ना। यानी कि फिजिकल चेंज हमारा वैसा चेंज होता है जो कि परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पोररी चेंज होता है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें कोई भी नया सबस्टेंस बनता नहीं है। तीसरा बात, ये रिवर्सिबल है, यानी कि उसको बार बार आप रिवर्स कर सकते हो। एग्जाम्पल आपने क्या देखा, बॉइलिंग वाटर, पानी को आप उबाल दो गैस बन जाएगा, गैस को दोबारा आप ठंडा कर दो दोबारा पानी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेल्टिंग एन आइस क्यूब, आइस क्यूब को आप पिघला दो। अच्छा, यहाँ पे ना आइस क्यूब बेसिकली किन से मिलके बना होता है, वाटर से मिलके बना होता है। उसको आप दोबारा पिघलाओगे तो क्या बन जाएगा, पानी ही बनेगा, वाटर ही बन जाएगा। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि इसमें कोई भी नया सबस्टेंस बनता नहीं है, बस उसका स्टेट चेंज हो जाता है। सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा, फिर गैस से सॉलिड हो जाएगा, ये चलेगा, लेकिन कभी भी इसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। और इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट रिवर्स है हमारा केमिकल चेंज। इसके बारे में देख लीजिए, केमिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड। तो केमिकल चेंज हमारे वैसे चेंज होते हैं जिसमें नए सबस्टेंस हमारे बनते हैं। केमिकल चेंजेज आर परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज है, जो एक बार बदल गया सो बदल गया, वो उसको आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते इसमें। केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज हमारा इरिवर्सिबल होता है, यानी कि आप इसको बार बार रिवर्स नहीं कर सकते हो। एक बार जो आपने कर दिया सो कर दिया, दोबारा उसको इसी फॉर्म में नहीं ला पाओगे। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज आर बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि आप कोयले को जलाइए, कोयले को जलाने के बाद राख बनता है, राख। क्या राख को दोबारा आप कोयले में कन्वर्ट कर पाओगे, कभी नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा परमानेंट चेंज हो गया। उसी प्रकार से वुड, लकड़ी को जलाओ, उसी प्रकार से पत्ते को जलाओ, इन सभी चीज़ों को जलाने के बाद उसको दोबारा उसी फॉर्म में आप नहीं ला सकते, इसीलिए हम लोग इसको केमिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज हमारा परमानेंट चेंज होता है और ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बोले या केमिकल चेंज बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। केमिकल चेंज का ही दूसरा नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो वही डेफिनेशन आप बताएंगे जो डेफिनेशन केमिकल चेंज का है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है, द गिवन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस।
यानी कि यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, यदि किसी केमिकल रिएक्शन में या फिर किसी केमिकल चेंज में इनमें से कोई भी एक चीज़ यदि हैपन हो रहा है तो समझ जाएंगे कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। मतलब ये हो गया कि आप जानना यदि चाहते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इन चारों चीज़ों में से यदि कोई भी एक चीज़ घट रहा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारा केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आपने जलाया और उसमें हमारा क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया, चेंज इन स्टेट, यानी कि पहले मान लीजिए वो हमारा सॉलिड था, उसको हमने जला दिया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या फिर वो गैस में कन्वर्ट हो गया। यदि ऐसा हो रहा है इसका मतलब वो हमारा क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। सपोज जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यदि बताएं तो यहाँ पे जैसे, अच्छा एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब आप कपूर को जलाते हो तो कपूर हमारा कैसा होता है, सॉलिड होता है। जब उसको जलाते हो तो गैस बन के गायब हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा स्टेट चेंज हुआ कि नहीं, सॉलिड था गैस में चेंज हो गया, इसका मतलब वहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से चेंज इन कलर, यदि उसका कलर भी चेंज हो रहा है तो भी हम लोग कह देंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल बताइए चेंज इन कलर का। एसिड बेस यानी कि हाँ, ब्लू लिटमस से रेड लिटमस, चलो ये हालांकि ये बेस वाला चीज़ आ गया, एसिड वाला आ गया, ये तो हमारा चैप्टर नंबर 2 में है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं आपको। ठीक है, चेंज इन कलर में, कलर का यदि आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो कलर में क्या आप देख सकते हो इसमें, अच्छा हाँ, आप ऐसे करो जैसे हम लोग किसी पानी में कैल्शियम वाला सर, वाइट से फिर वो बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं और एकदम एवरीडे लाइफ का। जैसे मान लीजिए आप पानी में कोई परमानेंट कलर मिलाते हो तो क्या उस पानी का दोबारा वही रंग आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब कि आपने कलर के आपने क्या कर दिया, कलर को ही बदल दिया। बात समझ आ रही है। तो यदि हमारा कलर भी चेंज हो रहा है रिएक्शन के दौरान तो हम लोग कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। ठीक है, आगे चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है तो भी हम लोग कह देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ गैस, यदि गैस हमारा प्रोड्यूस हो रहा है तो भी हम लोग कह देंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी कि यदि अब आपसे कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज कब होगा, हम लोग कब बताएंगे, तब बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया या फिर केमिकल चेंज हो गया, तब बोलेंगे जब इस चारों में से कोई एक चीज़ भी हो रहा है तो कह देंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर केमिकल चेंज हो रहा है। पहला क्या था हमारा, चेंज इन स्टेट, यदि उसका स्टेट चेंज हो रहा है तो, उसका कलर चेंज हो रहा है तो, उसका टेम्परेचर बदल रहा है तो, और यदि गैस का प्रोडक्शन उसमें से हो रहा है तो भी हम लोग कह देंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं अपने NCERT के सबसे पहले वाले टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है देखिए ध्यान से। अच्छा, आपने इस चैप्टर के हेडिंग पे ध्यान दिया होगा तो चैप्टर के हेडिंग में 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन और इक्वेशन। रिएक्शन अब आपको मालूम चल गया, रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे हमारा वही है कि किसी चीज़ को किसी के साथ मिला दो तो जो हमारा कुछ नया बनेगा वही हो गया हमारा रिएक्शन, है ना। और केमिकल रिएक्शन कब होगा आपको मालूम चल गया, जब वो चारों में से कोई एक चीज़ भी हो जाए तो कह देंगे कि केमिकल रिएक्शन हमारा हो रहा है या फिर केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन समझ में आ गया। अब इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में भी हमको समझना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़िए केमिकल इक्वेशन क्या लिखा हुआ है। केमिकल इक्वेशन में सबसे पहला इसमें टर्म है रिएक्टेंट्स के बारे में। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं देखिए, द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी कि जो सबस्टेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो सबस्टेंस रिएक्शन में पार्ट लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट। आगे देखिए, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम, यानी कि रिएक्शन में एग्जांपल देंगे अभी आपको समझ में आएगा। रिएक्शन में हम लोग हमेशा रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उसके बीच में हम लोग प्लस का साइन डाल देते हैं। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल देंगे ना आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। बस रिएक्टेंट में अभी आप फिलहाल ये याद रखिए कि जो सबस्टेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है यानी कि जो रिएक्ट करता है उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को हम लोग रिएक्शन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखते हैं और उन दोनों के बीच में, यानी कि दो सबस्टेंस यदि आपस में रिएक्ट कर रहा है उन दोनों के बीच में हम लोग प्लस का साइन डालते हैं। एग्जाम्पल देंगे अभी आपको और समझ में आएगा।
उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है द न्यू सबस्टांस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि रिएक्टेंट्स को जब आप दो चीज़ों का आपस में मिलाओगे, रिएक्ट करवाओगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, है ना। तो वो जो नया चीज़ हमारा बनेगा, जो नया सबस्टांस बन के हमारे पास तैयार होगा केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसी नए सबस्टांस को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स। द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। और प्रोडक्ट्स को हम लोग राइट हैंड साइड की ओर लिखते हैं और उसमें भी हम लोग प्लस का साइन देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा एक और बात यहाँ पे, द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पहले देखिए, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा गया है मैग्नीशियम को हम लोग आप, यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, रिएक्शन होने जा रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। इसीलिए हमने कहा था कि जो सबस्टांस रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है, जो पार्ट लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या होगा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे इन दोनों यानी कि ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास नया चीज़ बना क्या? हमारे पास बन के तैयार हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कह देंगे? प्रोडक्ट कह देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जो एरो वाला साइन देख रहे हो, ये एरो हमको बताता है कि किस ओर हमारा रिएक्शन हो रहा है और हमारा प्रोडक्ट किस ओर है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है देखिए, A word equation is a chemical reaction which is expressed in words rather than symbols and formulae of the reactants and products. वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है जब आप रिएक्शन को वर्ड में लिखते हो ना, यानी कि रिएक्टेंट को भी आप वर्ड में लिखो, उसके प्रोडक्ट को भी आप वर्ड में लिखो, उसको हम लोग कह देते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको आपने किस में लिखा? वर्ड में लिखा ना। प्रोडक्ट क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको भी आपने किस में लगा? वर्ड में लिखा। तो जब हम लोग रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को वर्ड में लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो वर्ड इक्वेशन हमको बताता क्या? बेसिकली वर्ड इक्वेशन हम लोगों को सहायता प्रोवाइड करता है ये पता करने में कि रिएक्टेंट्स का नाम क्या है और प्रोडक्ट्स का नाम क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, वर्ड इक्वेशन का वही वाला एग्जाम्पल ऊपर में भी जो हमने दिया था, वही एग्जाम्पल नीचे में भी है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन रहा है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाया, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इसको हमने लिखा कैसे? वर्ड में लिखा, है ना। तो ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। द एबव इक्वेशन मीन्स मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन इसको हमने वर्ड में लिख दिया तो ये हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। यदि इसी को हम लोग इसके फॉर्मूले के साथ लिख देंगे, सिंबल के साथ लिख देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन, है ना। चलिए उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अब हमारा यहाँ पे है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है? देखो अभी आपने पढ़ा वर्ड इक्वेशन, जहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को वर्ड में लिखते हैं। अभी आप पढ़ने जा रहे हो केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या है? देखो, अ केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूले रेदर देन वर्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि इसमें हम लोग वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो वो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन, और जब हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करके लिख देंगे तो वो जाएगा हमारा वर्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें? तो वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो वर्ड इक्वेशन का मतलब हो गया जब हम लोग रिएक्शन को, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को जब हम लोग वर्ड में लिख देते हैं तो वो हो गया हमारा वर्ड इक्वेशन। और जब हम लोग उसी को वर्ड में ना लिख के उसके सिंबल के रूप में लिख देते हैं, फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं, तो वो हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन हमको क्या बताएगा? बेसिकली केमिकल रिएक्शन ही बताएगा कि क्या रिएक्शन हो रहा है। इस एग्जाम्पल इसका देखो, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल आप सेम टू सेम देखो। ऊपर में हम लोगों ने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को वर्ड में लिखा था, वहीं पे हमने यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल इस्तेमाल किया Mg, हाँ, और ऑक्सीजन का हमने वर्ड इस्तेमाल कर लिया सिंबल O2। तो यहाँ पे हम लोग सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हमारा बन गया MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमको बेसिकली यहाँ पे ये मालूम चल गया, यहाँ तक हम लोगों को ये मालूम चल गया कि जब हम लोग रिएक्शन में वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वर्ड इक्वेशन कहलाएगा, और जब उसके सिंबल का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो हमारा
केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, उसके बाद है हमारा इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या चीज़ है जरा देखिए ध्यान से। देखो बैलेंसिंग, यहाँ पे आप सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी दे देना चाहते हैं कि बैलेंसिंग करना हम लोग अपने बोर्ड पे आकर समझेंगे, ठीक है। यानी कि बैलेंसिंग करने के लिए हम लोगों को बोर्ड पे आना है और बैलेंसिंग करना हम लोग अपने बोर्ड पे सीखेंगे। तो वो बैलेंसिंग क्या है क्या नहीं है वो हम लोग अपने बोर्ड पे सीखेंगे, लेकिन उसका कुछ थ्योरी वाला पार्ट है उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने बोर्ड पे आके बैलेंसिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले इसमें हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है जरा देखिए। इसमें लिखा गया द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे रिएक्टेंट साइड में है उतना ही नंबर ऑफ एटम्स यदि हमारा प्रोडक्ट के साइड में है तो उसको हम लोग कह देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये और अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे समझाएंगे जब हम लोग अपने बोर्ड पे आके समझेंगे। लेकिन चूंकि थ्योरी वाला पार्ट है 2-4 मिनट का है, 2-4 मिनट का पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो घबराना नहीं है कि सर इसका हम लोग क्या एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। एग्जाम्पल तो कम से कम हम आपको 15-20 करवाएंगे इसमें। यानी कि बैलेंसिंग करना हम आपको कम से कम 15-20 एग्जाम्पल देंगे, उसमें आपको बैलेंसिंग करना सिखाएंगे। उसमें आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सब समझ में आएगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट साइड में होंगे, तो उसको हम लोग कह देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसी का जस्ट उल्टा हमारा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स हमारा रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में यदि अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो हम लोग उसको कह देते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये याद रखिएगा आप, ये 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। याद रहेगा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम है। तो कई बार आपको सवाल में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोले या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोले, दोनों का मतलब एक ही समझना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। याद कीजिए अपना क्लास 9th का चैप्टर आप याद कीजिए, ग्रेविटेशन। याद आ रहा है? क्लास 9th के फिजिक्स में एक चैप्टर हुआ करता था ग्रेविटेशन। उसमें आपने क्या पढ़ा था? मास के बारे में। हमने आपको मास और वेट के बारे में पढ़ाया था। कोई बात नहीं, याद नहीं है कोई बात नहीं, जरा समझिए हमने क्या बताया था। वेट के बारे में हमने आपको ये बताया था कि वेट जो है ना अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज हो सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए यदि मेरा धरती पर मान लीजिए 60 kg वेट है, तो वही मेरा मून पे जाके कम हो जाएगा, 1/6 हो जाता है कि नहीं? यानी कि वहाँ पे मेरा लगभग 10 kg वजन हो जाएगा। यानी कि वेट जो है हमारा अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज हो सकता है, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ देखो, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। यानी कि जब हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे तो उसमें आपको ये दिखाएंगे कि रिएक्टेंट साइड में जितना मास है उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट साइड में होगा। यानी कि मास ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, बेसिकली वो हमारा क्या रहता है, एकदम फिक्स रहता है। कोई दिक्कत? चलिए ये हम लोग और प्रैक्टिकली समझेंगे, लेकिन फिर भी आप अभी इसको फिलहाल आप समझते चलिए, ठीक है। और ये सारा पॉइंट आप याद रखेंगे और इसको अप्लाई कब करेंगे हम लोग? तब करेंगे जब हम लोग इसके बैलेंसिंग को सीखेंगे अपने बोर्ड पे, यानी कि अगले वाले क्लास में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना मास हमारा रिएक्टेंट साइड का होगा उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट साइड का होगा। अच्छा, यहाँ पे आपसे ना एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि मास रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का इक्वल क्यों होता है, तो आपको बताना पड़ेगा ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बात बताना पड़ेगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। तो इसको आप दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हो? दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे कह सकते हो कि रिएक्शन के पहले
और रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ एटम्स ना ही घटेंगे ना ही बढ़ेंगे बल्कि बराबर रहेंगे, और इसी को हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको हम लोग अपने बोर्ड पर आके बहुत एकदम एकदम इम्तिनान से समझेंगे, बहुत स्थिर से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, इसके लिए घबराना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ है इसमें। हाँ, आगे फिर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, इन अ केमिकल इक्वेशन सॉलिड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। ये भी आप याद रख लीजिए, केमिकल इक्वेशन में बहुत बार हम आपको कभी कभी सॉलिड के लिए एस लिखेंगे, लिक्विड के लिए एल लिखेंगे, गैस के लिए जी लिखेंगे। इसका मतलब केमिकल इक्वेशन में सॉलिड के लिए हम लोग केवल और केवल सिंबल इस्तेमाल करते हैं स्मॉल एस, लिक्विड के लिए स्मॉल एल, गैस के लिए स्मॉल जी। इन सभी का प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे बोर्ड पे जब हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे तब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्यू। एक्वस सॉल्यूशन को केमिकल इक्वेशन में एक्वस सॉल्यूशन जब भी आपके सामने आएगा, बताएंगे एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन जब भी केमिकल इक्वेशन में आपके सामने आएगा उसको हम लोग ए क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद गैस प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऊपर की ओर एरो बना हुआ है, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन में गैस बनेगा, गैस प्रोड्यूस होगा तो उसको हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन की ओर एरो देकर दर्शाते हैं, है ना। इन सभी का प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी आप फिलहाल समझते चलिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रिसिपिटेट फॉर्म इन द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड एरो। अच्छा, ये प्रिसिपिटेट क्या है? देखिए, प्रिसिपिटेट क्या है अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन इसको हम लोग कैसे रिएक्शन में दर्शाएंगे? डाउनवर्ड की ओर। ठीक है, अब ये प्रिसिपिटेट है क्या? देखिए, इसमें लिखा हुआ है अ प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड सबस्टेंस फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस। यानी कि मान लीजिए दो सॉल्यूशन आपके पास है, दो लिक्विड आपके पास है, उन दोनों लिक्विड को आप आपस में रिएक्ट करवा रहे हो। रिएक्ट करवाने के दौरान आपके सामने क्या बन के आ गया? एक प्रोडक्ट बन के आ गया जो कि सॉलिड है। उसी सॉलिड को हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि प्रिसिपिटेट क्या होगा हमारा। प्रिसिपिटेट बेसिकली एक सॉलिड सबस्टेंस है जो कि कब बनेगा? जब हम लोग दो सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट करवाते हैं या फिर मिलाते हैं। और प्रिसिपिटेट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? डाउनवर्ड की ओर। ठीक है, और गैस को अपवर्ड की ओर। एक्वस को ए क्यू, गैस को जी, लिक्विड को एल और सॉलिड को एस, स्मॉल एस। ठीक है, आगे उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। और यहाँ पे आप एक बात जान लीजिए, अगले वाले क्लास में यानी कि कल जो हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे, उस बैलेंसिंग को हम लोग किस मेथड से करेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि बार बार आप गलती करो फिर उसको बार बार सुधारो, बार बार गलती करो बार बार सुधारो, इसीलिए इसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो जब आप हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बैलेंसिंग करना सीखोगे तो उसमें कुछ प्रोसेस दिए हुए रहते हैं। तो उसमें प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहले करना क्या है, हालांकि ये भी आपको पढ़ा देंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली करेंगे समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो। राइट अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड इनक्लोज द फॉर्मूले इन बॉक्स। सबसे पहले क्या करो? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप लिखो, उसको बॉक्स में कर लो। पहला इसमें आपको ये करना है प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है मेक अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एक लिस्ट बनाओ, वो उस लिस्ट में ये लिखो कि उस केमिकल इक्वेशन में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है। दूसरा काम ये करना है। तीसरा करना है बैलेंस फर्स्ट सेकेंड एंड सक्सेसिव एलिमेंट्स। तीसरा, पहले एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट, चौथे पाँचवें सभी को आपस में बैलेंस करो। कैसे बैलेंस होगा ये हम लोग सीखेंगे। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, उसके बाद चेक करो, यानी कि आपने सही किया कि गलत किया ये चेक करो। और पाँचवें नंबर में मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। और पाँचवें नंबर में आपको इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है। इन्फॉर्मेटिव में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसके स्टेट को लिखते हैं, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, गैस है या फिर प्रिसिपिटेट है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इन्फॉर्मेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एडिशनल जानकारी के लिए हम लोग ये चीज़ लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चले, तो यहाँ तक जो भी हम लोगों ने आज पढ़े हैं 50% चीज़ तो आपका समझ में आ गया होगा, 50% आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये सारा का सारा चीज़ बैलेंसिंग का है। और बैलेंसिंग में आपने थ्योरी वाला पार्ट तो पढ़ लिया, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकली वाले पार्ट है वो हम आपको अपने बोर्ड पर बताएंगे। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे, जिसमें हम आपको पूरी तरीके से बैलेंसिंग सिखवाएंगे। ठीक है, और बैलेंसिंग जब आप करना सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, यानी कि इसके बाद हमारा चैप्टर का जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। लेकिन अभी नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको बैलेंसिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आज इस टॉपिक तक हम लोग अपने क्लास कवर करेंगे। कल हम लोग मिलेंगे अपने बोर्ड पर, जहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे अलग अलग प्रकार के
इक्वेशन का। उसके बाद बैलेंसिंग सीख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, बैलेंसिंग हम लोग सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज हम लोग सीखेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है बेसिकली बैलेंसिंग। ठीक है, देखिए बैलेंसिंग क्या होता है, इसका क्या स्टेप है, बैलेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, ये सबका सब चीज़ हम लोग जो है ना अपने स्क्रीन पे कल पढ़ तो लिए थे, लेकिन आज हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि आप पढ़ तो लिए थे, आपको नोट्स भी मिल गया। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे आपको बेसिकली नोट्स भी उस तरीके से बनाते रहना है। बेसिकली यदि हम लोग बात करें मोटे मोटे तौर पे, तो हम लोग बैलेंसिंग क्या होता है केवल हम लोग अभी पढ़े थे, थ्योरी वाला पार्ट केवल पढ़े थे, लेकिन इसमें बैलेंसिंग में थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा चलता है। तो बैलेंसिंग करना आज हम लोग सीखेंगे। लगभग 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा कि आखिर बैलेंसिंग होता क्या है। ठीक है, देखो बैलेंसिंग में बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो बहुत कुछ में से 80% हम लोग आज पढ़ेंगे और 20% हमारा बचता है इन्फॉर्मेटिव, उसको बनाना, तो वो हम लोगों के पास एक क्लास में संभव नहीं है। ठीक है, तो बैलेंसिंग थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो हम लोग कुछ आज पढ़ लेंगे और कुछ कल पढ़ लेंगे, लेकिन आज जो इसका बैलेंसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग में हम लोग एक मेथड लगाते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ही है बार बार आप उसको बनाओ, गलती होगा सुधारो फिर बनाओ, गलती होगा सुधारो फिर बनाओ, फिर बनाओ, गलती होगा फिर सुधारो फिर बनाओ, हीट एंड ट्रायल मेथड, इसीलिए इसका नाम है। तो ऐसा नहीं समझना है कि एक बार बनाए गलती हो गया चिंता करने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस टॉपिक मतलब कि मेथड का मतलब नाम ही है, ट्राई करो गलती हो जाए फिर बनाओ, ट्राई करो गलती हो जाए फिर बनाओ। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज बेसिकली बैलेंसिंग सीखेंगे। बैलेंसिंग में सबसे पहला आप लिखिए, सबसे पहला इसमें होगा हमारा, देते हैं, इसमें हमारा सबसे पहला है Mg प्लस O2, Mg प्लस O2, इसमें बन रहा है MgO, हो गया। चलिए अब इसका बैलेंसिंग देखिए आप ये कैसे बनेगा। सबसे पहले जो लिखा हुआ है आप वो लिखो, Mg प्लस O2 बन क्या रहा है MgO। चलिए अब जो आपने थ्योरी वाला पार्ट में पढ़ा था स्क्रीन पे कल, वो थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। देखिए हमने कहा था कि जो सबस्टांस रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और जो हमारा नया सबस्टांस बनता है ये हमारा बन रहा है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि MgO बन रहा है। ठीक है, अच्छा हमने कैसे कह दिया कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सिंबल को देख के, Mg मतलब मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता था, प्रोडक्ट कहलाता था। अब हमको यही चीज बैलेंस करना होता है। अब बैलेंस करने में जो दिमाग लगता है, जो इसमें प्रोसेस है, जो तरीका है, वो अब आप यहाँ पे समझिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता करना होता है, देखो ये बैलेंसिंग करने का ना जो तरीका है आप NCERT बुक में देखोगे तो लगभग 5-6 स्टेप में बताया गया है, और उतना फॉलो नहीं करना होता है बेसिकली। हालांकि आप जिस तरीके से NCERT में बताया गया है उसको आप फॉलो करने लगे और उसी प्रकार से बोर्ड में लिख के आने लगे तो आधा घंटा आपको उसी में चला जाएगा। ठीक है, जबकि ये सवाल मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड का है बस। ठीक है, तो तरीका आप समझिए जरा ध्यान से। देखो सबसे पहले आपको इसमें यह पता करना होता है कि इस रिएक्शन में कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस रिएक्शन में हमारा 2 ही एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, पहला हमारा मैग्नीशियम है और दूसरा हमारा ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्साइड है। चलिए आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक ही एटम है, यानी कि Mg लिखा हुआ है, कहीं पे 2, 3 तो नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब Mg हमारे पास एक है, यानी कि मैग्नीशियम का एटम हमारे पास एक ही है। यहाँ पे भी हमारे पास मैग्नीशियम का एटम एक ही है, यानी कि मैग्नीशियम में आपको बैलेंसिंग नहीं करना है क्योंकि दोनों एक एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ना ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, O2 का मतलब ऑक्सीजन का 2 एटम, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम एक ही है, तो हमको ना इन दोनों को बराबर करना है। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे केवल O है, तो
तो क्या बराबर करने के लिए हम ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 लिख दें, बराबर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री कहता है कि ऐसा तरीका आप बिल्कुल मत लगाना। बैलेंसिंग में कभी भी हम लोग बेस में नहीं लिखते हैं कुछ भी, जब भी लिखेंगे हमेशा इसके आगे लिखेंगे। तो क्या इसके आगे लिख दें 2 बराबर करने के लिए? नहीं, बीच में भी आप नहीं लिख सकते हैं। तो केमिस्ट्री कहता है कि यदि आपको बराबर करना है तो बराबर करने के लिए आप बीच में भी कुछ नहीं लिखेंगे और पीछे भी कुछ नहीं लिखेंगे। आप जब भी लिखेंगे आप हमेशा आगे लिखेंगे। तो अब जैसे देखो आप यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो हमने आगे में 2 लिखा, ये हमको बताता है कि मैग्नीशियम का भी 2 आइटम हो गया, अब ऑक्सीजन का भी 2 आइटम हो गया। हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग आगे लिखते हैं वो सभी के लिए अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का 2 आइटम हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 आइटम हो गया। लेकिन ऑक्सीजन का 2 आइटम बराबर करने के चक्कर में हमने मैग्नीशियम को बिगाड़ दिया। यहाँ पे मैग्नीशियम अब हमारा 2 हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 हो गया हमारा। देखो यही हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। क्यों इसका नाम रखा गया? क्योंकि इसमें आप हमेशा गौर करोगे, एक को बैलेंस करोगे, एक के चक्कर में दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरे को बैलेंस करोगे, दूसरे के चक्कर में तीसरा बिगड़ जाएगा। यही चीज इसमें लगातार चलता रहता है। लेकिन ये प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनेगा। चलिए अब जरा समझिए एक बार दोबारा इसको। यहाँ पे हमारे पास, एक बार फिर से समझा रहे हैं, दोबारा समझिए ध्यान से, लगता है अभी भी कोई कंफ्यूजन है। देखिए ध्यान से दोबारा, यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम का एक ही आइटम है, यहाँ पे भी एक ही है। मैग्नीशियम में हमको कुछ नहीं करना है, यानी कि मैग्नीशियम हमारा बैलेंस है। आते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है। तो इसको बराबर करने के लिए, इधर भी 2 करने के लिए, ना ही हम नीचे लिख सकते हैं ना ही बीच में लिख सकते हैं। तो कहाँ पे लिखेंगे? इन दोनों के आगे में लिखेंगे। जैसे ही आपने आगे में 2 लिखा, इसका मतलब हमारा मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन हमारा बराबर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में आपने मैग्नीशियम को भी 2 कर दिया ना। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? एक ही है, इसको भी 2 करना पड़ेगा। अब तो इसके आगे क्या यहाँ पे 2 लिख दे? नहीं, यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसके आगे लिखेंगे। और अब ये हमारा पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। तो आप जरा मिला के देखो, इसमें मिला के देखो, यहाँ पे भी हमारे पास मैग्नीशियम 2 है और यहाँ पे भी हमारे पास मैग्नीशियम 2 हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया, है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे O के बगल में ऑक्सीजन 2 नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे दिख रहा है। और हमने अभी तुरंत आपको कहा कि आगे जब हम लोग लिखते हैं तो वो सभी के लिए अप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया हमारा अब पूरी तरीके से बैलेंस। यही हमारा बैलेंसिंग का तरीका है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हमारा पहला हो गया। कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। एक ही सवाल में थोड़ी समझ में आएगा, बहुत सारा देंगे समझ में आ जाएगा। दूसरा दें, चलिए सेकंड लिखिए। सेकंड है हमारा H2 + O2। सेकंड नंबर में लिखिए H2 + O2 और ये प्रोडक्ट बनाएगा H2O। H2O ये हमारे पास सवाल है, इसको बैलेंस करना है। देखा जाए, पहले जो था वो लिख दो, H2 + O2 बना क्या रहा था? H2O बना रहा था। बैलेंस किया जाए, हमने अभी तुरंत आपको बताया था बैलेंसिंग का सबसे पहला स्टेप क्या? बैलेंसिंग का सबसे पहला स्टेप ये है कि पता करो कि रिएक्शन में कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, यानी कि 2 एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, पहले आप इधर को देखो, ये तो क्वेश्चन था हमारा, नीचे वाला देखो, यहाँ पे H2 है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 आइटम है, इस साइड भी हाइड्रोजन का 2 आइटम है, यानी कि हाइड्रोजन हमारा बराबर है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। अब आइए ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन के पास हमारे पास यहाँ पे 2 आइटम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक ही आइटम है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब एक तो है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा ना। तो 2 करने के लिए क्या करें? यहाँ पे 2 लिख दें, बीच में 2 लिख दें? नहीं, 2 हमको कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे 2 लिखा, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई हो गया। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में आपने हाइड्रोजन को बिगाड़ दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन का 2 था और आपने 2 आगे में लगा दिया, यानी कि 2 2 जा 4 हो गया। अब हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 ही है अभी। तो इसको बराबर करने के लिए अब यहाँ पे भी आपको आगे में 2 देना पड़ेगा। तो ये भी 2 2 जा 4, ये भी 2 2 जा 4,
और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2। कैसे मालूम चला यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 है? क्योंकि आगे हमने 2 लगा दिया। जब भी हम लोग आगे कुछ लगा देते हैं तो वो सभी के लिए अप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा अब बैलेंस हुआ। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है हर चीज। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे आइए। तीसरे नंबर पे सवाल देते हैं AgCl और ये हमारा प्रोडक्ट बनाएगा Ag प्लस Cl2। Ag प्लस Cl2। अभी हम जान के बिल्कुल आसान सवाल दे रहे हैं, क्योंकि बेसिक सवालों को आप बनाना सीख जाएंगे तो हार्ड वाला सवाल तो हम लोग बाद में सीख लेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन मिल के बनाएंगे। सबको आप साथ में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले जो एक बार वही लिख दो, AgCl हमारा यहाँ पे बन रहा है Ag प्लस Cl2। देखा जाए, पहला तरीका क्या है? पहला ये पता करो कि रिएक्शन में कितने हमारे एलिमेंट हैं। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से। Ag किसके लिए होता है? सिल्वर के लिए। Cl क्लोराइड या फिर क्लोरीन के लिए, क्लोरीन या क्लोराइड। ठीक है, चलिए तो 2 एलिमेंट हमारे पास है। यहाँ पे जरा देखो तो Ag का एटम एक ही है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब एक एटम है Ag का। यहाँ भी Ag का एक है, यानी कि Ag और Ag दोनों हमारा बराबर है। इसमें बैलेंस कुछ नहीं करना हमको। अब आगे देखो, ये क्लोरीन हमारा 2 है, सॉरी क्लोरीन यहाँ पे हमारे पास एक ही है, लेकिन यहाँ पे Cl2 हो गया। यहाँ पे 2 है, इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो इसको 2 करने के लिए हम कहाँ पे 2 लिखेंगे बताओ जल्दी? Ag के पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पे यदि हम 2 लिख देते हैं तो हमारा Cl यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ भी Cl2 हो गया। लेकिन Cl को बराबर करने के चक्कर में हमने Ag को बिगाड़ दिया। Ag हमारा यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे हमारा 2 बन गया, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे आप? 2 है ना, हाँ, यहाँ पे आगे 2 लिख देंगे। तो अब जरा मिलाओ एक बार, क्या सही बन गया हमारा? यहाँ पे आपने 2 लिखा आगे में, इसका मतलब ये 2 हमारा Ag के लिए भी है और Cl के लिए भी है। तो यहाँ पे हमारा Ag 2 हो गया, यहाँ पे Ag हमारा 2 हो गया, यहाँ पे Cl हमारा 2 हो गया क्योंकि आगे में लिखा हमने, और यहाँ पे तो पहले से था। तो अब ये हमारा बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान लग रहा है या हार्ड लग रहा है? अभी तो आसान है, आगे चल के हम लोग हार्ड भी बनाएंगे, देखते हैं वो बना पाते हैं कि आप लोग नहीं। चौथा नंबर देते हैं। सीखा? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है ना? चलो चौथा नंबर सवाल लिखो। पहले हम ढूंढ के बहुत आसान दे रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के। AgBr ये हमारा बनाएगा Ag प्लस Br2। चलिए ये हमारा सवाल है, इसको आप एक बार जैसा का तैसा लिख दो। AgBr बना रहा है Ag प्लस Br2। चलिए समझा जाए। पहले बताओ कि रिएक्शन में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट, एक Ag मतलब सिल्वर और Br मतलब ब्रोमाइड। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे Ag हमारा एक ही है और यहाँ पे भी Ag हमारा एक ही है, दोनों बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं करना हमको। Br यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास Br2 है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो 2 कहाँ पे लिखे बोलो? Ag के पहले। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने Ag के पहले 2 लिख तो दिया, इसका मतलब ये 2 हमारा Ag के लिए भी हो गया और Br के लिए भी हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा Br2 हो गया, यहाँ भी Br2 हो गया, लेकिन Br को बराबर करने के चक्कर में आपने बिगाड़ किसको दिया? Ag को। तो ये हमारा Ag2 हो गया, यहाँ पे एक ही है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको 2 करना पड़ेगा। बस खत्म, बस बन गया बैलेंस। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हो गया। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर सवाल देते हैं। Cu प्लस O2, Cu प्लस O2। और हर साल CBSE में बैलेंसिंग का एक सवाल जरूर आता है, इस बात को आप कंफर्म मान लीजिए। हर साल बैलेंसिंग का एक सवाल CBSE में जरूर आता ही आता है, मुश्किल से मुश्किल 1 नंबर में। अच्छा एक बात और, क्या ये जो हम बैलेंस कर ले रहे हैं इतना हो गया काफ़ी है? नहीं, इतना करोगे ना तो आधा नंबर मिलेगा। यदि 1 नंबर में आ रहा है, इतना करके छोड़ दोगे आधा नंबर मिलेगा। फिर सर बात है कि फिर आधा पूरा नंबर कब मिलेगा? पूरा नंबर इसको इन्फॉर्मेटिव बनाने पे मिलेगा, यानी कि स्टेट बताना पड़ता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, ये बताना पड़ता है। ये अभी हम नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे?
क्योंकि एक ही बार सब चीज़ यहाँ पे डाल देंगे ना, सब बाउंस हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप बैलेंसिंग करना सीख लो। इन्फॉर्मेटिव बनाना तो हम कभी भी सिखा देंगे, कभी भी नहीं मतलब अगले वाले क्लास में, लेकिन सिखाएंगे जरूर, क्योंकि इतना बना दोगे ना, जैसे मान लो ये पहला वाला सवाल आया, आपने उसका बैलेंस कर दिया, आप कॉपी इतना करके छोड़ दिए, आधा नंबर मिलेगा, और आप सर से जवाब भी नहीं कर सकते, सर आपने आधा ही नंबर क्यों दिया, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेटिव नहीं बनाया उसको। तो इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाना है ये हम बाद में सिखाएंगे, क्योंकि सब चीज़ यदि यहीं पे सिखाने लग जाएं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आप बैलेंसिंग को सीख लो। इन्फॉर्मेटिव बड़ा आसान चीज़ होता है, उसमें हम आपको हिंट देंगे, कुछ ट्रिक देंगे, उससे आप कर लोगे तुरंत, ठीक है। तो ट्रिक से सारा हमारा तुरंत हो जाएगा, लेकिन पहले बैलेंसिंग सीखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था, Cu + O2 और बनेगा इसका CuO। CuO, चलिए जरा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको सटा के लिख दो, CuO। चलिए अब बताइए जरा ध्यान से, सबसे पहले तो जैसा लिखा हुआ है एक बार वैसा लिखो, Cu + O2 बन रहा है CuO। रिएक्शन में कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो, कॉपर और ऑक्सीजन, या फिर ऑक्साइड आप बोल सकते हो, कॉपर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कॉपर एक ही है, यहाँ भी कॉपर एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। 2 लिखना पड़ेगा, किसके आगे? Cu के आगे 2 लिखना पड़ेगा। यानी कि यदि आपने Cu के आगे 2 लिखा तो ये 2 Cu के लिए भी है और O के लिए भी है। यानी कि हमारा O2 यहाँ पे था, यहाँ भी O2 हो गया हमारा, लेकिन O2 को सुधारने के चक्कर में आपने Cu को बिगाड़ दिया, तो ये हमारा Cu2 हो गया, लेकिन ये एक ही है। इधर भी क्या करना पड़ेगा हमको? 2 लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे बढ़िए। 5वें नंबर के बाद 6वें वाले नंबर पे आइए, 6 नंबर पे आइए। 6 नंबर में हमारा क्वेश्चन है Na + O2। Na + O2, इसका बनेगा Na2O। Na2O, ये इसका बनेगा। चलो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो जैसा लिखा हुआ एक बार पहले वैसे लिख दो, Na + O2 Na2O। देखा जाए ध्यान से, अब थोड़ा सा हमारा लेवल हार्ड हो रहा है, ठीक है। आसान आसान सवाल हमने आपको बता दिया, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं टफ की ओर, ठीक है। देखा जाए टफ कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा तब। देखिए ध्यान से, रिएक्शन में कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2, सोडियम और ऑक्सीजन। यहाँ पे सोडियम हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास सोडियम 2 है। इधर बराबर करना पड़ेगा, क्या करें इधर पहले 2 लिख देंगे, यानी कि यदि यहाँ पे 2 है, इसको भी 2 करने के लिए हमको आगे लिखना पड़ेगा 2। तो अब हमारा सोडियम 2 हो गया, बैलेंस, काम खत्म। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो अब क्या करना पड़ेगा? ये 2 है और ये 1 है, अब क्या करना पड़ेगा? हाँ, यदि इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, समझना पहले ध्यान से, बिल्कुल पहले सुनो, पहले यदि हम इसके आगे 2 लगा देते हैं तो ये 2 इसके लिए भी अप्लाई हो गया और इसके लिए भी अप्लाई हो गया। इसका मतलब हमारा यहाँ पे O2 था, ये भी हमारा O2 हो गया, ठीक है। लेकिन O2 को बराबर करने के चक्कर में आपने सोडियम को बिगाड़ दिया। सोडियम अब हमारा इधर हो गया 4, 2 2 जा 4, और इधर हमारा केवल 2 है। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसको 2 मिटा के यहाँ पे हमको 4 लिखना पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। देख रहे हो, कभी कभी क्या करना पड़ेगा, एक को सुधारने के चक्कर में दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरा सुधर चुका होगा, फिर उसको हटा के कुछ और लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसका आगे हमारा पहले क्या था? 2 था, लेकिन 4 लिखना पड़ेगा। इसीलिए हमारा इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। बार बार कोशिश करो, गलती करो, फिर सुधारो, ठीक है। तो ये हमारा इसमें था। कोई दिक्कत इसमें? एक बार फिर से बता दिए वाला, चलो एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से। इसमें डाउट है? कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में डाउट आएगा, लेकिन जब एक बार ये समझ जाओगे ना तो तुम खुद बोलोगे कि सर 30-40 क्वेश्चन दे दीजिए, बना के लाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है बैलेंसिंग करने में, ठीक है। चलिए जरा देखिए ध्यान से, लेकिन पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम हमारे पास 2 है, तो सोडियम को बराबर करने के लिए इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो 2 चलो हम लोग पहले कर देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो सोडियम हमारा 2 बराबर हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 ही है, इधर बराबर करना पड़ेगा।
तो बराबर करने के लिए 2 तो हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि केमिस्ट्री कहता है यहाँ नहीं लिखो, बीच में भी नहीं लिखो, बल्कि यहाँ पे आगे में लिखो। तो जैसे ही हमने यहाँ पे आगे में 2 लिखा, ये 2 सोडियम के लिए भी अप्लाई हुआ और ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई हो गया। तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन हमारा कंप्लीट। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में आपने सोडियम को 4 कर दिया, 2 2 जा 4, और इधर हमारा केवल 2 है, तो इसको मिटा के अब क्या करोगे, 4 लिख दोगे, बस अब हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है ना। तो ऐसा कभी कभी आपको करना पड़ सकता है, और ये बैलेंसिंग का काम अभी आप शुरुआत में सीख रहे हो तो पेंसिल से करना, ठीक है, तो साफ बनेगा। 7 नंबर में आइए, थोड़ा सा और टफ सवाल लेते हैं। 7 नंबर में सवाल है हमारा CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2, ये हमारा बनाएगा CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। हाँ, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल आपको ऊपर करते चले जाना है अपना। देखते हैं इस सवाल को आप समझ पाते हैं कि नहीं। CH4 प्लस O2 है, CO2 प्लस H2O। देखिए ध्यान से, देखते हैं। सबसे पहले आप बताइए, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा अब एक नया बात देखो, ये ना CH4 लिखा हुआ है, और ये CH4 मीथेन होता है, एक गैस होता है मीथेन, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि सर CH4 मीथेन है, लेकिन यहाँ पे हमेशा बैलेंसिंग में इन दोनों को अलग अलग समझना है, याद रखना। बैलेंसिंग में दोनों को अलग अलग समझना है। C4 कार्बन समझना है, H4 हाइड्रोजन और O4 ऑक्सीजन, ठीक है, सबको अलग अलग। तो बताइए पहले रिएक्शन में कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, एक ही करके सबका बात करते हैं। सबसे पहले बताइए, यहाँ पे हमारे पास कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, इसमें कुछ नहीं करना हमको, बैलेंस है, पहले से बैलेंस है, कुछ नहीं करना है इसमें हमको। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 ही है, तो इधर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H के आगे 2 लगा देंगे, तो ये हमारा 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे तो 4 ऑलरेडी था हमारा, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे 2, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 पहले से है, और यहाँ पे आपने 2 लगा दिया तो 2 इसके लिए भी हो गया, तो 2 2 4, और यहाँ पे भी हमारा कितना है, अच्छा यहाँ पे 2 ही है, इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगा देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 और 2, सॉरी ये वाला 2 4। एक बार फिर से बताइए वाला, फिर से एक बार, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले हम लोगों को इसमें कार्बन देखते हैं। सबसे पहले कार्बन, C यहाँ पे 1 है, यहाँ भी C 1 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 4 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 ही है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें, H के आगे पहले 2 लिख देते हैं। चलो ये हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ भी 4 हो गया, ठीक है, यानी कि C का काम हो गया और H का काम हो गया हमारा कंप्लीट, बैलेंस दोनों। बच कौन रहा है, ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन मात्र 2 है, इस साइड हमारा ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया, 4, 2 यहाँ पे है, देखो यहाँ पे C है केवल, ये 2 केवल अप्लाई किसके लिए होता है, O के लिए, क्योंकि O के नीचे लिखा हुआ है। तो ये हमारा 2 यहाँ पे 2 को ऑक्सीजन, और 2 को ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे, आपने 2 लगाया है आगे, इसका मतलब ये हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो ऑक्सीजन कितना होगा 4, इधर लेकिन कितना है 2 ही है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, O के आगे पहले 2 लगा दो, हो गया बराबर, बैलेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको एकदम बहुत सावधानी, एकदम सावधान इसमें होकर चलना पड़ता है, सावधानी इसमें बरतनी पड़ती है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर थोड़ा सा और टफ देते हैं। 8वां नंबर देते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस BaCl2, उसके बाद बनेगा BaSO4 प्लस सब आका सब आपके एनसीईआरटी से दे रहे हैं, NaCl, ये सब का सब आपके एनसीईआरटी का है,
ठीक है, कहीं अलग से नहीं दे रहे हम। Na2SO4 सॉरी प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl। समझिएगा आप जरा ध्यान से, पहले लिख लो, अब जरा समझो ध्यान से। इसमें हमने आपको फिर से कहा था, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। आपको मालूम है कि सर SO4 हमारा सल्फेट का होता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें आपको S अलग समझना है और O अलग समझना है, क्योंकि बैलेंसिंग में सबको आप अलग अलग समझोगे। आपको मालूम है, हमने आपको बताया, आपको मालूम है, आप जान भी गए कि सर SO4 सल्फेट का होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सल्फेट आपको नहीं समझना है, यहाँ पे समझना है इसको S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन, अलग अलग करके समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमको यहाँ पे बताइए कि रिएक्शन में कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काउंट करके बताओ। 5। देखते हैं, सोडियम तो एक ही होता है हमारा, एक, सल्फर, ऑक्सीजन, Ba बैरियम, Cl क्लोरीन, यानी कि 5 एलिमेंट हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो एक एक करके सबको हम लोग सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान से समझना, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। देखो यहां पे सोडियम का हमारे पास कितना है, 2 है, इधर सोडियम का कितना है, 1 है, तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Na के पहले 2 लगा दिए, ठीक है, यानी कि यहां पे सोडियम 2 था, यहां भी सोडियम 2 हो गया, कंप्लीट। आगे अब बात करते हैं S का, यानी कि सल्फर का। यहां पे S हमारे पास कितना है, 1 है, यहां भी S हमारे पास 1 ही है, वो बैलेंस है, उसमें कुछ नहीं करना हमको। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितना है, 4, ये भी बैलेंस है, उसमें भी कुछ नहीं करना हमको। आगे बढ़ो, यहाँ पे Ba हमारे पास कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, वो भी बैलेंस है, कुछ नहीं करना उसमें हमको। Cl यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी हमारा Cl कितना हो गया, 2 हो गया बैलेंस, बस। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा सवाल बहुत आसान तरीके से बन जाता है। देखो केवल वहां पे 2 लिखना पड़ा, बाकी सब बैलेंस हो गया अपने से। अच्छा एक बार बताना था, दिल से बताना सही से, जब हम ये सवाल लिखे थे तो घबराहट हो रहा था ना, सही से बताना सर इतना बड़ा सवाल है कैसे बनेगा। तो कई बार क्या होता है, जो चीज़ बड़ा दिखता है वो आसानी से बन जाता है, और जो आसान दिखता है वो कठिनाई से बन जाता है, ठीक है। तो सवाल को देख के घबराना नहीं है, पहले कोशिश करना है, क्या पता एक ही बार में बन जाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखो, 9 नंबर सवाल थोड़ा सा और टफ देते हैं। 9 नंबर लिखो, FeSO4 ये बनाएगा Fe2O3 SO2 प्लस SO3 प्लस SO2 प्लस SO3, FeSO4 Fe2O3 SO2 और SO3। चलो देखा जाए, सबसे पहले तो जैसा लिखा हुआ है आप वैसा है लिखो एक बार, FeSO4 Fe2O3 SO2 प्लस SO3। चलो ये सवाल भी बहुत बड़ा लग रहा है ना, थोड़ा घबराहट तो हो ही रहा होगा, देखा जाए कैसे बनेगा। सबसे पहले बताओ कि इसमें एलिमेंट हमारा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 4, 3। Fe मतलब आयरन, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन, यानी कि 3 एलिमेंट हमारा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। सबसे पहले काम करेंगे हम लोग Fe का, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारे पास Fe 1 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास Fe 2 हो गया, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पहले 2 लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो हमारा Fe का काम खत्म। पहले ध्यान होना चाहिए आपका Fe पे, केवल Fe पे, बाकी बाद में देखेंगे, Fe पे पहले। तो Fe यहाँ पे 2 हो गया हमारा, और यहाँ पे 2 था। चलो Fe के बाद काम करते हैं S का। S हमारा यहाँ पे कितना है, नहीं अब 2 हो गया, क्योंकि हमने 2 लगा दिया आगे, तो S हमारा यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे हमारा S कितना है, 1 और 1, 2 हो गया, S हमारा बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितना है, 4 और 2 आगे यहाँ पे, तो 4 2 8। क्या 8 ऑक्सीजन उधर है, पता करो,
3 और 3 6, 6 और 2 8 हो गया। सर आप तो बोले इंटू होगा ना। अरे भाई इंटू कब होगा? इस प्रकार के सिस्टम में इंटू यानी कि मल्टीप्लाई इस प्रकार के सिस्टम में होता है 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस प्रकार का ऑक्सीजन हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करने लगना, ठीक है। तो देखो ये भी कितना आसान तरीके से बन गया, केवल यहाँ पे 2 लिखना था। एक बार फिर से बताएं इसको, क्या एक बार फिर से बताते हैं? चलो देखो ध्यान से, फिर से देखो। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे Fe का। यहाँ पे Fe हमारे पास एक ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो बराबर करने के लिए ऑटोमेटिकली हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। लगा दिए हम लोग 2, तो Fe2 बराबर हो गया हमारा, बैलेंस हो गया Fe। अब Fe को भूल जाओ। अब काम करते हैं हम लोग S का। S यहाँ पे आपने 2 लगाया है, तो ये 2 इसके लिए भी तो अप्लाई होगा ना, S के लिए। तो S हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है इधर। तो क्या इधर भी हमारे पास S 2 है? एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है, 2 हो गया हमारा। तो S भी कंप्लीट, S को भूल जाओ। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 4 है, और उसके भी पहले आपने क्या लगा दिया है? 2 लगा दिया, तो ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई होगा। और इस प्रकार का सिस्टम जब भी आपको सामने आ जाए नजर, उस समय पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन उधर भी है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, इधर भी 8 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 देखो, सवाल नंबर 10 थोड़ा सा इससे और कठिन। PbNO3 का होल टू PbO, और ये बनाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2, NO2 प्लस O2। ये सबका सब सवाल एनसीईआरटी का है, कहीं अलग से नहीं दे रहे हैं। चलो सबसे पहले तो जैसा एक बार है वैसा ही लिखेंगे एक बार। PbNO3 का होल टू PbO प्लस NO2 प्लस O2। सबसे पहले हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं क्या, देखो ध्यान से। ये जो आप Pb देख रहे हो, ये यहाँ पे हमारे पास एक है बस, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे NO3 लिखा हुआ है, ठीक है। पहले इस चीज को समझो, O के बाद 3 लिखा हुआ है ना, मतलब कि ये 3 केवल और केवल किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर हमारा 2 लगा हुआ है, तो ये 2 हमारा नाइट्रोजन के लिए भी होगा, ऑक्सीजन के लिए भी हो जाएगा। बात समझाया? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं, वो समझ लेते हैं कि सर ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 इसके लिए भी है। बिल्कुल भी नहीं, ये 2 केवल और केवल उसी पे अप्लाई होगा जो कि ब्रैकेट के अंदर है। समझ में आ रही है बात? अच्छा चलो, ऑक्सीजन के नीचे हमारा 3 लिखा हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, केवल और केवल किसके लिए होगा? ऑक्सीजन के लिए होगा केवल। लेकिन ब्रैकेट के बाहर जैसे ही 2 लग गया, ये 2 हमारा दोनों के लिए अप्लाई होगा जो हमारे ब्रैकेट के अंदर है, ये पीबी के लिए नहीं, क्योंकि वो तो ब्रैकेट के बाहर है। तो अब जरा बताओ, जरा सोच के, नाइट्रोजन का हमारा यहाँ पे कितना है? 2, नाइट्रोजन का 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है? 3 2 जा 6, वेरी गुड, 3 2 जा 6। तो नाइट्रोजन का हमारा यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि नाइट्रोजन ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो नाइट्रोजन हमारा 2 हो गया। और ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि ऑक्सीजन का पहले से यहाँ पे 3 है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, और जब भी इस प्रकार का इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6। अब ये चीज समझ में आया? अब ये समझ में आया है तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अच्छा सबसे पहले बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 4 नहीं 3, 1 2 3, कौन कौन सा? पहला जिंक, पीबी लीड का होता है, PB लीड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। समझो पहले ध्यान से, इसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 शामिल है बस। पीबी मतलब लीड पहला, एन मतलब नाइट्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, 3 ही एलिमेंट हमारा शामिल है। अब तीनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पीबी का काम करते हैं। यहाँ पे पीबी यानी कि लीड कितना है? 1। यहाँ पे भी कितना है लीड? 1 ही है पीबी। लीड का काम खत्म, यानी कि पीबी का काम खत्म, उसको भूल जाओ। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताओ नाइट्रोजन कितना है? 2, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है, नाइट्रोजन हमारा 2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एन के आगे 2 लगा दिए, तो नाइट्रोजन का काम खत्म हो गया हमारा। आगे बच क्या गया हमारा? ऑक्सीजन बच गया।
ऑक्सीजन हमारे पास है 3 2 जा 6, क्या 6 ऑक्सीजन उधर भी है? पता करो तो जरा, देखो पहले यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो गड़बड़ हो गया। तो अब बताओ कहाँ पे हमको क्या लिखें कि मेरा 6 इधर भी हो जाए? ओके आगे और यू क्या है सॉरी वो क्या है? यही हम जानना चाहते हैं कि मतलब दिमाग लगाओ। आपने 9 क्वेश्चन बनाया, 10 वाला हम आप पे छोड़ते हैं, जरा सोचो हम, मतलब बताओ हमको, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा केवल इधर 6 है और इधर हमारा 7 बन रहा है, तो क्या करें हम यहाँ पे? हाँ सब कोई सोचो पहले क्या करें। बताने का तो बताएंगे हम, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आप जरा, हम चाहते हैं कि सोचो, ये सोचने वाला टॉपिक है, सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। आपने 9 सवाल बनाए हैं ना अभी तुरंत, इसको सोचो जरा क्या करें इसमें। टाइम है आपके पास, सोचो जरा। इधर मात्र 6 है और इधर हमारे पास कितना है? 7 है, तो क्या करें हम बताओ? पीबी के आगे 2 लगा के इधर भी 2 लगा के और 2 को हाफ कर दो। हाफ वाला काम नहीं चलता है। हाफ नहीं करना वो 2 को सर हाफ करना मतलब 1 ऑक्सीजन नहीं, हाफ नहीं करना होता है इसमें ना। सर हाँ बोलो। ये हो सकता है कि ऑक्सीजन हटा सकते हैं। हटाना भी नहीं होता इसमें, आपको बैलेंस ही करना पड़ेगा। आपने क्या पढ़ा? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। O2 मतलब हाफ O2 भी तो सब बैलेंस ही नहीं, हाफ कर ही नहीं सकते ना इसमें, अपने मन से कैसे कर दोगे हाफ? हाफ का कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं। चलो समझा जाए, पहले देखो ध्यान से। इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 7, इधर हमारे पास मात्र 6 है। चलो ट्राई करते हैं, आप लोगों से पूछेंगे। पहले बताओ, इधर 7 है, इधर 6 है, तो बैलेंस करने की जरूरत है किधर? इधर की ओर, इधर की ओर। तो इधर यदि हमको बैलेंस करने की जरूरत है तो हम कहाँ पे लिख सकते हैं? कुछ भी आगे ही लिखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं कि इसके आगे हम 2 लिख देते हैं, ठीक है? क्योंकि यदि हमारा ऑक्सीजन इधर 7 है और ऑक्सीजन हमारा इधर मात्र 6 है, तो बैलेंस करने की जरूरत किधर है? इधर ना। और इधर यदि हमको कुछ लिखना पड़ेगा तो किधर लिखेंगे? इसके सबसे आगे ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा सर आप बार बार 2 क्यों लिखते हैं, 1 क्यों नहीं लिखते हैं? 1 लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा बराबर। अरे भाई आप 1 लिखो या ना लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। चलो अब जरा देखो तो ध्यान से, जैसे ही आपने यहाँ पे 2 लिखा वैसे ही हमारा पीबी कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन इधर कितना था? 1 ही था। तो इसके आगे यदि हम क्या कर दें? 2 लगा दें तो पीबी हमारा 2 हो गया और ये भी हमारा पीबी 2 हो गया। पीबी का काम खत्म, पीबी का काम खत्म। आगे देखो फिर। हाँ अब सवाल थोड़ा सा हमारा और पेचीदा बनता जा रहा है, समझना ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, चलो एक बार दोबारा बताते हैं, एक बार दोबारा बता रहे हैं, एक बार दोबारा। पहले ये तो पहले से था हमारे पास इतना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इधर हमारे पास ऑक्सीजन 7 है, इधर हमारे पास ऑक्सीजन मात्र 6 है, तो बैलेंस करने की जरूरत इधर है। और इधर आप कहाँ पे लिख सकते हो? कुछ भी इसके आगे ही लिख सकते हो, है ना? यदि आपने इसके आगे 2 लिखा है, अच्छे से लिख देते हैं, एक मिनट। यानी कि यदि आपने पीबी के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 सभी के लिए अप्लाई होगा, बिल्कुल सभी के लिए अप्लाई होगा। जरा ध्यान से समझना, ये सवाल बहुत पेचीदा है। तो अब हमारा पीबी अब कितना हो गया? 2। इधर लेकिन लिखी है तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा पीबी। तो पीबी और पीबी का दोनों काम हमारा खत्म, ठीक है? अब आइए आप एन पे। तो नाइट्रोजन अब हमारा कितना होगा? देखो ध्यान से, 2 तो इसके लिए होगा नाइट्रोजन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है 2, और 2 हमारा पहले भी है, इसका मतलब कितना हो गया नाइट्रोजन? अब 4 हो गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन उधर है कितना? केवल 2 है। हाँ 2 को मिटा के क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। तो अब जरा बताओ, पीबी का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, नाइट्रोजन का भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब बस हमारा कौन रहा है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जरा देखो कि ऑक्सीजन हमारा बराबर होगा कि नहीं। अब ऑक्सीजन को कैसे पता करोगे तुम लोग? देखो ध्यान से, इसके पहले हमारा 2 लगा हुआ है ना, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का यहाँ पे हो गया हमारा 6 यहाँ पे हो गया, और 6 2 जा
12 हो गया अब हमारा ऑक्सीजन। तो क्या 12 हमारा ऑक्सीजन उधर है, पता करो। 2 तो यहीं पे हो गया, 2 तो यहीं पे हो गया, 2 ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे हो गया, और 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। अब हमारा ये बैलेंस हुआ। तो समझे इसमें कितना तिगड़ाबाजी करना पड़ता है, एकदम पेचीदा क्वेश्चन है। और इसी प्रकार का बोर्ड में आएगा। कभी मत सोचना किस प्रकार का सवाल देगा बोर्ड में, नहीं, ये तो कोई भी बना लेगा। हाँ, ये तो कोई भी बना लेगा। सवाल बोर्ड ये प्रकार, इस प्रकार का देता है। तो दोबारा यही अब समझ में आया ये चीज। चलिए घर पे जाएंगे आप, जिसको दोबारा सोचेंगे कि आखिर सर ने ऐसा कैसे किया। समझ में आया? चलो, आपको दिक्कत इसमें? एक बार और फिर से बताएं। चलो वंस मोर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बताते हैं। समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, देखो, ये पहली बार किसी को समझ में नहीं आता है, ये तो फैक्ट है, मतलब हाँ, ठीक है, पहली बार किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रैक्टिस का ये चीज है, बार बार करोगे प्रैक्टिस तो समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। पहले एकदम शुरू से, ठीक है, जो समझे थे उसको भूल जाओ। सबसे पहले ध्यान इधर एकदम पूरा पूरा। कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? 3, लीड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पहला काम खत्म। आगे पहले हम लोग बात करते हैं लीड का, यानी कि पीबी का। एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक है, बैलेंस से हमारा, उसमें कुछ नहीं करना। अब हमको आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे कितना है? 2। क्यों होगा 2? क्योंकि ये 3 केवल और केवल ऑक्सीजन के लिए है, और ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब ये दोनों के लिए है। नाइट्रोजन हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। नाइट्रोजन इधर हमारा 2 है, लेकिन इधर तो एक ही है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा इसमें, तो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस। ठीक है, अब मामला फर्स्ट किस में रहा है? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितना है? 3 2 जा 6, लेकिन इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है? 2। अब ये हमारा कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। मामला हमारा फंस रहा है ऑक्सीजन में। अब जरा सोचो, यहीं पे कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। इधर हमारा 7 ऑक्सीजन है, इधर हमारा 6 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस की जरूरत है किधर? इधर की ओर। और इधर बैलेंस की जरूरत है, आप यहाँ पे कहाँ पे लिख सकते हो? एक ही ऑप्शन बचता है इसके आगे, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो क्या लिख सकते हो आप? 2 लिख सकते हो। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। जैसे ही आपने 2 लिखा, वैसे हमारा सारा काम गड़बड़ा गया। अब जरा देखो ध्यान से, जैसे आपने यहाँ पे 2 लिखा, ये 2 पीबी के लिए भी अप्लाई हुआ, एन के लिए भी अप्लाई हुआ, और ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा पीबी अब कितना बन गया? 2 बन गया पीबी हमारा, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास पीबी एक ही है अब, तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। तो अब हमारा पीबी और पीबी 2 2 हो गया दोनों, पीबी का काम खत्म। अब आ जाइए आप दोबारा नाइट्रोजन पे। ठीक है, नाइट्रोजन का अब बताओ कितना हमारे पास है? ये हमारा ब्रैकेट के बाहर 2 है, यानी कि 2 और 2 यानी कि 2 2 जा 4। नाइट्रोजन हमारे पास 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 ही है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मिटा के 4 लिखना पड़ेगा। अब हमारा पीबी का भी काम खत्म, नाइट्रोजन का भी काम खत्म। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का देखो 3 और 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 12। क्या 12 ऑक्सीजन हमारे पास इधर भी है? पता करो सबसे पहले। 4 2 जा 8 और 2 10, 10 और 2 12, क्योंकि आपने आगे लगाया 2, मतलब इसके लिए भी अप्लाई है, तो 10 और 2 12। अब ये हमारा बैलेंस हुआ। अब समझ आया? चलो, कोई दिक्कत तब इसमें आगे बढ़े। चलिए, हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये था हमारा बैलेंसिंग। अच्छा, एक बात और यहाँ पे हम आपका क्लियर कर देना चाहते हैं। बैलेंसिंग में आज जो हम लोगों ने सीखा है, ये अभी अधूरा है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम और देंगे, इसको इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाना है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग का ये भी काम हम लोगों ने जो किया है, ये अभी फिलहाल हम लोगों ने अभी 80% किया है, बस 20% हमारा इसमें अभी बच रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ना पूरा चीज़ आज ही क्यों नहीं बताएं मालूम है? क्योंकि इसी में आपको इतना डाउट है, और वो भी बताने लगे इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाना है, तो अब तो ये भी नहीं बुझाएगा। इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप घर पे जाएंगे, इस 10 सवाल को आप बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने से कि आखिर सर ने बोर्ड पे बनाया कैसे था। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके आएंगे, अच्छा लगेगा, कल और सवाल बनाएंगे।
और होमवर्क देंगे। इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाना है वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो आप लोग, वो हम बताएंगे आपको, वो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का काम है, लेकिन ये आना चाहिए आपको सबसे पहले। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे, अगले वाले क्लास में कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, उसको इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाना है ये भी हम लोग सीखेंगे, और इससे भी टफ सवाल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको रिवाइज करके आना है, कैसे बैलेंस किया जा रहा है, ये सब चीज़ आपको दोबारा रिवाइज करके आना है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। थैंक यू वेरी मच एंड